बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक कार्बनिक रसायन, और इसमें जो हमारा जो IUPAC के बारे में हम पढ़ेंगे उसका भी ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, इसको प्रस्तावना बोलते हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या होगा इस चैप्टर के अंदर में। फिर उसके बाद टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, ये बाद में समझ में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कार्बन की चतुर संयोजकता। उसके बाद में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक रसायन यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, यानी कि हम जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उसको हम लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जो कार्बनिक रस यौगिक हैं, कार्बन से बनी हुई चीज़ें, उनका वर्गीकरण, यानी कि किस किस प्रकार के होते हैं वो। और हमें लास्ट में पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकरण, ठीक है। इतना सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात की जाए इंट्रोडक्शन की, यानी कि इस चैप्टर में कहाँ से बात शुरू होती है। तो हमें मालूम है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हमने बात करी थी कंपाउंड्स, COMPOUNDS, कंपाउंड्स होते हैं यानी कि यौगिक, जिन्हें कहते हैं यौगिक। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों से मिलकर कोई चीज़ बने तो उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि पानी है, जैसे पानी की बात करें हम, जो पानी होता है, पानी को हम लिखते हैं केमिस्ट्री के अंदर में, उसका सूत्र होता है, उसका फार्मूला होता है H2O। H2O बोलते हैं पानी को। तो इसके अंदर में क्या है, दो जो हैं, दो इसमें H हैं, यानी कि दो इसमें हाइड्रोजन है, और एक इसके अंदर में ऑक्सीजन है, तो ये तीन लोगों से मिलके पानी का जो भी कंपाउंड है वो बना होता है। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे ये एक कंपाउंड है, ये एक यौगिक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों से मिलके ये चीज़ बनी हुई है। तो वैसे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं इस धरती के ऊपर में, वो दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। और दूसरे तरीके के होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में अकार्बनिक, अकार्बनिक। तो यहाँ पर यौगिक के अंदर में दो किस्म के यौगिक हमने पढ़े कि इस धरती के ऊपर में या तो ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर कार्बनिक यौगिक होते हैं, या फिर इस धरती के ऊपर में होते हैं इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे हमें देखने को, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे हमें देखने को। ये बात क्लियर हो गई। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें हम कार्बनिक यौगिक की बात पढ़ेंगे, जो हमने पहली वाली वीडियो में देखा था कि कार्बन से बनी हुई चीज़ें। अब कार्बनिक यौगिक हमें कहाँ से मिलते हैं। हमने कार्बनिक यौगिक की परिभाषा पढ़ी थी, जिसके अंदर में कार्बन होता है, और वो सह संयोजक आबंध बनाता है, वैसे यौगिक को बोलते हैं हम कार्बनिक यौगिक। और उसकी पढ़ाई जब हम करेंगे तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं या कार्बनिक रसायनी बोलते हैं। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं हमें देखने को, ये हमें मिलते हैं जीवों में। जो जीव होते हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, उनके अंदर में से हमें कार्बनिक यौगिक देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे अंदर
इंसानों के अंदर में डीएनए होता है, डीएनए जो हमारा गुणसूत्र होता है वो कार्बनिक यौगिक से मिलके बना होता है, कार्बन से बना होता है। फिर जो हमारी रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिका के अंदर में भी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर अपन के रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि कपड़े हो गए, कपड़ा जैसे सूती का कपड़ा होता है वो भी कार्बनिक यौगिक से मिलके बना है। ईंधन हो गया, जैसे पेट्रोल है, ईंधन, पेट्रोल डीजल वगैरह डलाते हैं, वो भी किससे बना है, वो भी कार्बन से मिलके बना होता है। फिर पॉलीमर्स जिसको बहुलक कहते हैं, बहुलक, ये याद नहीं करना है, बस समझना है कि कहाँ कहाँ पर हमें कार्बनिक यौगिक देखने को मिल रहे हैं, कि हमारे आसपास इतने सारे कार्बनिक यौगिक हैं और हमें खबर भी नहीं है। बहुलक जैसे पॉलीमर हो गए, जैसे पाइप होते हैं, पाइप हो गया या फिर रबड़ हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, पॉलीमर्स हैं, बहुलक हैं। तो ये सब हमारे कार्बनिक यौगिक से मिलके बने हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें दवाओं के अंदर में भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर में जो कि कार्बन से बनी होती हैं। तो कार्बनिक यौगिक हमें इतनी सारी चीज़ों से मिलते हैं। मेनली जो मिलती है वो जीव जो होते हैं, यानी कि ज़िंदा चीज़ें, उसके अंदर से हमें कार्बनिक यौगिक मिलती हैं। फिर इनऑर्गेनिक क्या होती हैं, जितनी भी अजीब चीज़ें उनसे हमें देखने को मिलेगी, जितनी भी अजीब चीज़ें, अजीब यानी कि जो जीवित चीज़ें नहीं हैं उसके अंदर से मिलेंगी। या फिर खनिज जो होते हैं, खनिज वहाँ से देखने को मिलेगी। मिनरल खनिज जो होते हैं, खनिज मतलब मिट्टी वगैरह से अपन को खदानें होती हैं ना, वहाँ से अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, मिट्टी, पत्थर, इन सब चीज़ों से जो अजीब हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में फ़र्क पता चल गया कि ऑर्गेनिक जो होते हैं वो हमें जीव चीज़ों से मिलते हैं ज़्यादातर, और इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो अजीब चीज़ों से मिलते हैं। अजीब या फिर खनिज जो मिट्टी वगैरह है वहाँ से हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें आज पता चल चुकी है कि अकार्बनिक यौगिक होते हैं और कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हमें कुछ भी पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो लोगों ने क्या किया, जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो इन दोनों चीज़ों के अंदर में अंतर बताने की कोशिश करते थे। करीब 1780, आज चल रही है 2022, आज 2000 साल कौन सा है, 2022 चल रहा है। तो करीब 1780 यानी कि इतने पुराने, जब अपन के परदादा भी पैदा नहीं हुए होंगे, उस टाइम के आसपास से क्या आरंभ हो गया, इन दोनों के बीच में विभेदन आरंभ हो गया। विभेदन आरंभ हो गया। विभेदन आरंभ मतलब कि विभेदन का मतलब होता है अलग अलग करना। विभेदन का मतलब होता है अलग अलग करना, कि ऑर्गेनिक जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि यौगिक दो प्रकार के होते हैं, यौगिक दो प्रकार के हैं ना, ऑर्गेनिक यौगिक हैं और इनऑर्गेनिक या फिर अकार्बनिक यौगिक हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर बताना कब से चालू हो गया था, 1780 में चालू हो गया था इन दोनों के बीच में अंतर बताना, कि ये क्या चीज़ें कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, और कौन सी चीज़ अकार्बनिक है, कौन सी चीज़ कार्बनिक है। ये वाली चीज़ जो विभेदन है वो 1780 के आसपास से आरंभ हो गया। तो उसमें एक साइंटिस्ट है जिनका सबसे पहले नाम आता है, जिनका नाम है बर्जीलियस। तो उसको अपन लिखते हैं ब्रिजीलियस, हिंदी में बोलेंगे तो बर्जीलियस। तो ये एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस के नाम से। तो इन्होंने क्या प्रतिपादित किया, यानी कि बताया, प्रतिपादित किया यानी कि इन्होंने बताया
कि इन लोगों ने पूछा होगा कि कार्बनिक यौगिक कैसे बन जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वो एक जैव शक्ति से बनते हैं। वो जैव शक्ति से बनते हैं, तो जैव शक्ति ही कार्बनिक यौगिक बनने में उत्तरदायी होती है। तो इन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन से बनी हुई चीज़ें हैं, वो हमें क्योंकि जीवित चीज़ों से मिल रही हैं, वो हमें जीव चीज़ों से मिल रही हैं, यानी कि जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें जान है, उन चीज़ों से हमें मिल रही हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा बताया 1780 के टाइम पे कि एक जैव शक्ति होनी चाहिए, यानी कि जिंदा लोग के अंदर में कोई सी एक एनर्जी होती है, कोई सी शक्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, जिसको नाम दिया गया इंग्लिश में वाइटल फोर्स। वाइटल मतलब VITAL, वाइटल FORCE, फोर्स। तो जैव शक्ति एक चीज़ होगी जो क्या करती होगी, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में उत्तरदायी है। कार्बनिक यौगिक के निर्माण में उत्तरदायी है, यानी कि वो कार्बनिक यौगिक बनाती है। तो सब लोगों ने मान लिया कि देखिए, कार्बनिक यौगिक हमें जिंदा चीज़ों से मिल रहे हैं, इसलिए कोई सी जैव शक्ति होगी, उसी वजह से कार्बनिक यौगिक बनते होंगे। लेकिन इन्होंने एक बात बोल दी कि जैव शक्ति ही कार्बनिक यौगिक में उत्तरदायी है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदा चीज़ों से ही कार्बनिक यौगिक बन सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, एक मोड़ आया। तो एक मोड़ आया और बर्जीलियस की कहानी ख़राब हो गई। तो इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एफ वोलर जिनका नाम था। हिंदी में इसको लिखना चाहें अपन तो एफ वोलर नाम याद रखना अपन को। एफ वोलर नाम की एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट। तो उन्होंने बर्जीलियस साहब की बात पढ़ी कि बर्जीलियस साहब, आपने तो बोल दिया कि जैव शक्ति ही कार्बनिक यौगिक निर्माण में उत्तरदायी है, यानी कि जिंदा चीज़ों से ही कार्बनिक यौगिक बन सकते हैं। तो वोलर साहब ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या करा, इनकी जो धारणा थी, इनकी जो मनगढ़ंत बात बनाई थी इनकी जो धारणा थी, यानी कि इनकी जो बात थी, उसको निर्मूल कर दिया। निर्मूल सिद्ध किया, यानी कि इनकी बात को बेसलेस बना दिया। बेसलेस मतलब कोई इसका वो नहीं है, कोई इसका प्रूफ नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है। तो वोलर साहब ने इनकी बात को निर्मूल कर दिया, यानी कि इनको बात को गलत करार दे दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवित चीज़ों से या कार्बनिक चीज़ों से ही कार्बनिक चीज़ बन सकती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अकार्बनिक यौगिक से भी कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। कार्बनिक यौगिक बन सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बेजान जो चीज़ें होती हैं, यानी कि अकार्बनिक यौगिक जो कि निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं, उनसे भी क्या बन सकते हैं, उससे भी कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो जो बर्जीलियस साहब ने बोला था कि सिर्फ जीवित चीज़ों से कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, तो ऐसा गलत हो गया कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अकार्बनिक यौगिक से भी क्या बन सकते, कार्बनिक यौगिक, यानी कि बिना कार्बन वाली चीज़ों से भी कार्बन वाली चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इनने कैसे साबित करा कि इन्होंने एक चीज़ ली, एक यौगिक लिया जिसको बोलते हैं हम अमोनियम साइनेट। जिसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम साइनेट। इसकी स्पेलिंग होती है अमोनियम साइनेट। इसको बोलते हैं हम अमोनियम साइनेट। तो ये बहुत ही नियम से चलता है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए इसको बोलते हैं हम अमोनियम साइनेट। तो बहुत नेट चलाता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट।
इसका फार्मूला जो होता है ये हमें याद रखना है। इसका फार्मूला होता है NH4CNO, NH4CNO। तो अमोनियम, CNO का मतलब होता है साइनेट, अमोनियम साइनेट। NH4 क्या बोलते हैं, NH4 को बोलते हैं अमोनियम, CNO को बोलते हैं साइनेट। तो अमोनियम साइनेट इनने लिया, किसने लिया, वोलर साहब ने लिया अमोनियम साइनेट, ठीक है, उनके घर में पड़ा होगा। उसको क्या करा इनने, उसको धीरे से लेके गए किचन में लेके गए, मतलब अपनी लैब में लेके गए और उसको गर्म किया। ये जो ट्राइंगल का निशान होता है केमिस्ट्री में, इसको गर्म करने के लिए बोलते हैं निशान को, ठीक है। इन्होंने गर्म करा, गर्म करने पे क्या हुआ कि ये बन गया एक दूसरा यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक बन गया। कैसे बन गया, उसका नाम था नच2 CO नच2, ऐसे याद रखना है इसको बोलते हैं नच2 CO NH2 CO NH2, ठीक है। ये जो यौगिक बना है, ये वाला जो यौगिक बना है, ये कैसा यौगिक है, ये है कार्बनिक यौगिक। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो पूरे लाइफ टाइम हमें याद रखना है, इसको बोलते हैं यूरिया। क्या केरिया, यूरिया। तो जो वोलर साहब हैं, जो हमारे वोलर साहब ने, उन्होंने ये सिद्ध करके बता दिया, सिद्ध करके बता दिया, क्या सिद्ध करके बता दिया कि अकार्बनिक यौगिक जो कि एक अमोनियम साइनेट अकार्बनिक है, जो कि क्या है, अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, उससे भी क्या बनाया जा सकता है, कार्बनिक यौगिक बनाया जा सकता है, जैसे कि यूरिया, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। अमोनियम साइनेट जो कि अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है, उससे क्या बन रहा है, उससे हमारा बन रहा है नच2 CO नच2, यानी कि यूरिया बन रहा है, जो कि कार्बनिक यौगिक है, जो कि क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो वोलर साहब ने ये जो बर्जीलियस साहब थे उनकी बात को गलत साबित कर दिया, कि उन्होंने यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि अकार्बनिक यौगिक से क्या बन सकता है, कार्बनिक यौगिक बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अमोनियम साइनेट जब लिया, उसको गर्म करने पे कार्बनिक यौगिक बन गया, जिसका नाम है यूरिया। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि हमने बताया कि अमोनियम साइनेट है, इसके अंदर में भी तो कार्बन है, तो इसको कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने इसको कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं बोल रहे, जबकि इसके अंदर में भी कार्बन है, इसको कार्बनिक यौगिक क्यों बोल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमने जब कार्बनिक यौगिक की परिभाषा पढ़ी थी कि कार्बनिक यौगिक के अंदर में जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है वह कैसा रिश्ता बनाता है दूसरे परमाणु से, कैसा रिश्ता बनाता है, ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक। तो ये होता है सहसंयोजक आबंध, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक आबंध। तो जो यूरिया है उसके अंदर में कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कौन सा यौगिक हो गया, इसलिए हो गया कार्बनिक यौगिक। लेकिन जो अपना अमोनियम साइनेट है उसके अंदर में कार्बन जो है वो इन दोनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो इसका रिश्ता है, उसका जो आबंध बना है वो सहसंयोजक नहीं होता, वो आयोनिक आबंध होता है, दूसरे किस्म का आबंध होता है, इसलिए ये अकार्बनिक यौगिक हो गया। तो अभी के लिए इतना ही। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कैसे विभेदन आरंभ हुआ था, कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अंतर बताए गए थे। इसके बाद में हमें पढ़ना है कार्बन की टेट्रावैलेंसी या फिर कार्बन की चतुर संयोजकता।